नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरियाणा का रण में भाजपा कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज उतरे हुए हैं और अपने अपनी जीत के दावा करते हुए वादे भी कर रहे हैं और योजनाओं को लेकर एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। बात हरियाणा विधानसभा में चुनाव में वादों और दावों की करें तो भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र और वचन पत्र में योजनाओं और घोषणाओं की भरमार है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है वो किसान, पहलवान और जवान है। चुनावी रैलियों और जनसभाओं के दौरान भी राजनेताओं के भाषणों में इन्हीं मुद्दों की चर्चा है और निशाने पर एक दूसरे दलों के नेता। दरअसल अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद हरियाणा में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। वो है किसान, पहलवान और जवान। तो अग्निवीर योजना का क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोई असर पड़ सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा या विपक्ष के इस मुद्दों की काट बीजेपी ने खोज ली है? हरियाणा की कांग्रेस लीडरशिप भी अग्निवीर को चुनावी मुद्दा बना रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर रणदीप सुरजेवाला तक चुनावी मंचों पर अग्निवीर योजना की आलोचना कर रहे हैं। अग्निवीर योजना का सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा और खासकर दक्षिण हरियाणा को होने का बताया जा रहा है। कह रहे हैं प्रदेश से पहले हर साल 5,000 युवा फौज में भर्ती होते थे, लेकिन अब केवल 250 ही भर्ती हो पाते हैं। तो वहीं पलटवार भाजपा के नेताओं का भी है। हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने गुरुवार को 2 रैलियां की। भाषण में राहुल गांधी के फोकस में भी किसान, जवान, खिलाड़ी और बेरोजगार रहे। तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी हरियाणा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस के लाउड स्पीकर का करंट कमजोर हो गया है, इनका समय आपसी कलह में बीतता है। साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर अमित शाह ने चुनावी सभा में कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया। तो अब हरियाणा के रण में मतदाता किसका साथ देगा और मतदान के बाद यहां के मैदान में बाजी कौन मारेगा, यह वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले चुनाव में जिन मुद्दों को जोर है वो है किसान, जवान और पहलवान, और बेरोजगारी भी है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। कल मैं जम्मू कश्मीर गया, वहां पे कंप्लेंट आ रही है, भैया हमारा सेब का पूरा बिजनेस ठप हो गया, अदानी जी को दे दिया है। हिमाचल में सेब का बिजनेस अदानी को जाता है। सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम, महिला शक्ति, 2,000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है, अफवाह फैलाने के बगैर कोई काम नहीं करते। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर
24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। तो हरियाणा चुनाव में मुद्दे तो बहुत है, लेकिन 3 मुद्दों का प्रभाव यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा। हर रैली में सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर जोर दिया जा रहा है, जिसमें है किसान, पहलवान और जवान। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं मनोज गोयल जी, बीजेपी नेता, और कांग्रेस प्रवक्ता सोनू राणा जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। मनोज जी, देखिए, एक तो वैसी मुश्किल है आप लोग के लिए बहुत कि तीसरी बार आप लोग को सत्ता में वापसी करनी है, दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, लेकिन जो मुद्दे हैं यहां पर चुनाव में बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मुद्दे खासकर यहां पर विपक्ष इन 3 मुद्दों को लेकर बहुत आप लोगों को घेर रहा है, जिसमें किसान भी है, पहलवान भी है और जवान भी है। और बेरोजगारी का ही मुद्दा अगर आप ऐड कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोग के लिए इस चुनाव में अपने नैया को पार करना। मनोज जी का माइक बंद है। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता है शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ है, आप उसका अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सॉरी जी, आ रही है तो मैं, देखिए, सबसे पहले तो मैं, देखिए, हरियाणा है, पहलवानों का हमारा राज्य है, ये इस बात में कोई निष्कोच नहीं कर सकते। हम यहाँ के पहलवान सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेके आने में सक्षम है। और रही बात जवान, जितने पहलवान होंगे उतनी जवान होंगे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। अगर ओवरऑल हम देखें, जैसे हमारे 12 लाख फौजियों में से मैं कहता हूँ मिनिमम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, बल्कि एक अच्छी कैटेगरी हम हरियाणा से अपने देश की रक्षा के लिए फौजियों के रूप में अपने भारत को देते हैं, और जो हमारे देश पे हम लोगों की रक्षा करते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अग्निवीर योजना के बाद विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि हरियाणा में जो लोग फौज में जाना चाहते थे लेकिन अब जा नहीं पा रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि पहले तकरीबन 5-6 हजार के आसपास हर साल हरियाणा से, प्रदेश से लोग आर्मी में उनका एडमिशन होता था, आर्मी में जाते थे, उनकी भर्ती होती, लेकिन अब मुश्किल से 250-300 लोगों की भर्ती हो पा रही है, ये भी आरोप लगाया जा रहे हैं। और अग्निवीर योजना को लेकर देखिए, अग्निवीर योजना एक सरकार की, एक अपने बच्चों को, अपने भारतवासियों को एक अपने आप में बहुत बेहतरीन योजना का काम कर रही है, जिसके अंदर 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे जो अपने 10th और 12th करके आते हैं फील्ड के अंदर, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, ताकि वो अपने देश के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने उत्साह के लिए वो फौज के अंदर भर्ती। बहुत सारे हमारे हरियाणा के अंदर ऐसे परिवार हैं जिनका एक सपना रहता था कि हम फौज में जाएं, लेकिन फौज की जो पूरी तरह अगर आप एक रूपरेखा देखें तो उसके अंदर बहुत सारे कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाया करते थे। तो उसी को देखते हुए अग्निवीर योजना का प्रारंभ किया गया, और अग्निवीर योजना के अंदर सारे भारत से कितने बच्चे इन बच्चों के आए। और मैं आपको देखिए, बखाना आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है योजना को लेकर, लेकिन विपक्ष इन्हीं योजनाओं को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं अग्निवीर योजना को लेकर अब आप लोग को घेर रहा है। इसलिए अमित शाह को भी बोलना पड़ा कि हर अग्निवीर को हम पेंशन वाली नौकरी देंगे, क्योंकि मुश्किल तो है। इस योजना को लेकर विपक्ष लगातार आपको घेरते जा रहा है। सोनू जी, देखिए, ये मुद्दे तो हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में जवाब दे रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है, अमित शाह कह रहे हैं कि हम जितने भी अग्निवीर होंगे हम सभी को पेंशन वाली नौकरी देंगे। एमएसपी को लेकर आपको चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी को कि जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर आप एमएसपी लागू कर दीजिए। तो मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जवाब भी आपको पुख्ता मिल रहा है यहां पर। जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं साहू साहब के, आपने हमें जोड़ा। और मनोज जी को एक चीज दुरुस्त करना चाहता हूँ, हमारे अम्बाड़ा के वासी हैं कि अग्निवीर अगर कोई बच्चा 18 साल का बच्चा +2 पास करके जाता है और मान के चलो कि 24 में वो रिटायर हो जाता है, 26 में, तो उस टाइम वो ग्रेजुएशन कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन करेगा फिर उसको जॉब मिलेगी। तो इतनी देर में वो कैसे ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेगा? और कैसे, मेरे को समझ आ रहा है कि ये बेबुनियादी बातें हैं। ये राणा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जा रहा है हरियाणा की जनता को। राणा जी, जो अग्निवीर योजना के तहत बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे उनको मिनिमम 30,000 फर्स्ट ईयर से, और 4th ईयर के अंदर 40,000 के अप्रोक्सीमेटली उनकी सैलरी है, और उसमें से 30% जो सरकार की योजना है उसके अनुसार उनका कट लगेगा, और 30% ही सरकार मिलाएगी। और जिस समय वो 4 साल के बाद, जिस समय अगर वो अपने पैरों पर खड़ा होने की पोजीशन के अंदर होगा, तो सरकार उसको 11,72,000 रुपए
जो उसके कलेक्ट हुए हैं इसके अलावा, और 11,72,000 सरकार की तरफ से 23 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली एक फंड मिलेगा, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम हो सकता है। आप इजराइल का उदाहरण लें तो इजराइल के अंदर ये सेवा जो यहाँ पैसे मैं तो देकर एक की बात जाती है, मानता वहाँ हूँ कंपल्सरी है। मैं तो एक बात मानता हूँ कि 2026 तक का सारा प्लान तैयार कर लिया गया है कि 2026 में कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी। मुझे तो ये लग रहा है कि आप जो घोषणा करके जा रहे हैं शायद हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। 2026 में तो राणा जी 2024 में अभी भारत की सरकार बनी है और भारत ये काम सेंटर का है, तो सेंटर अभी 29 तक आपके साथ है और 29 के बाद भी आगे 2047 तक आपके साथ भाजपा का आपको प्यार और स्नेह उनके कार्य दिखते रहेंगे। उसका फैसला जनता करेगी, प्रदेश की और देश की। 2024 के जनादेश ने यह साबित कर दिया है कि 2029 तक जो आपने 2014 से लेकर 2024 तक काम किया, हम उससे संतुष्ट हैं। तो इसी करके आज 2024 के अंदर भाजपा की सरकार अपनी गद्दी ठीक है। मुझे लगता है जनता जब उसके पास वोट डालने का बड़ा हथियार होता है, संतुष्ट होती है तो पक्ष में वोट डालती है, असंतुष्ट होती है तो विपक्ष में वोट डालती है। लेकिन सोनू जी देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे को लेकर लगातार आप सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी अभी अमित शाह ने जवाब दिया, आप लोग को चुनौती भी दी है कि आप बड़ी बड़ी एमएसपी की बातें करते कि एमएसपी हम लागू कर देंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस शासित राज्य कम से कम वहां तो लागू कर दीजिए आप, कुछ तो भरोसा हो आप लोग का। साहू साहब, अगर मैं मुद्दे बोलने पे आ जाऊं तो शायद ये डिबेट छोटी ना पड़ नहीं, जाए। इसलिए हम जो खास जो 3-4 मुद्दे उन्हीं पर हम आज फोकस कर रहे हैं, किसान, पहलवान और जवान। हरियाणा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कैंसर है हरियाणा का, जिसको बोलते हैं शंभू बॉर्डर, जो 10 फरवरी से, और आज आप डेट देख लीजिए क्या है, आज तक वो बंद है। और मैं मानता हूं कि अंबाला की कपड़ा मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। मनोज गोयल जी भी एक व्यापार वर्ग से आते हैं, इनका परिवार मंडी के अंदर, मैं मानता हूं कि बहुत समय से इनके पूर्वज व्यापार में रहे हैं। आज क्या दशा है व्यापार की ये भली भांति जानते हैं। और आप घर के अंदर 10 काम करवाते हैं, ये सही नहीं है कि 10 सही नहीं हो सकता है किसी काम के अंदर किसी को रिएक्शन भी हो। नहीं, मैं राणा जी आपको एक बात का जवाब देना चाहूंगा, खुलवाने का क्या किसी नेता ने उसको खुलवाने का प्रयास किया? सुनिए, अगर बीजेपी के नेता नहीं, जन जागृति मंच हमारा, उसी ने सबसे पहले प्रयास किया। उन्होंने डीसी साहब को ज्ञापन दिया, उसके अंदर मैं सेक्रेटरी हूं, मैंने अपने आप जाकर ज्ञापन दिया, अपनी सरकार के खिलाफ जाकर दिया। इस सिर्फ कारण क्या रहा कि अंबाला का व्यापारिक वर्ग उस शंभू बॉर्डर को ना खुलने से परेशान है। अगर है मैं मानता हूं, लेकिन इसका मनोज जी देखिए, फिर जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, किसानों का आक्रोश तो यहाँ पर है ही, व्यापारी वर्ग भी अगर परेशान है जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूं, बड़ा मुश्किल है। 3 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर आप लोग को बड़ा मुश्किल होना आने वाले दिनों में, और इसलिए मैंने कहा तीसरी बार आना बड़ा मुश्किल है, नैया पार होना तीसरी बार बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 मुद्दे इनको लेकर लगातार आप लोग को घेर रहे हैं विपक्षी पार्टी। 2 टर्म के अंदर बीजेपी अपनी सेवाएं, अपने जो उनसे कार्य थे वो आम आदमी को हरियाणा के अंदर दिखा चुकी है। और तीसरे टर्म के अंदर अगर आप हमारे राणा जी इस बात से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, मनोज जी देखिए, अगर आप आधी बात छुपा रहे हैं, ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखिए, आप हरियाणा में आधी सीटें कांग्रेस के पास चली गई थी, जो कि पिछले बार आपके पास सारे की सारी सीटें थी, और विधानसभा चुनाव में तो स्थानीय मुद्दे और आएंगे। जिस तरह से वहां पर किसानों का मुद्दा गरमाया, कैसे आप इस मुद्दे को टैकल करेंगे? किसानों को आप कैसे समझा रहे हैं, कैसे मना रहे हैं आप? लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा ने लोकसभा चुनाव के अंदर 240 सीटें जीती हैं, 240 सीटें, और कांग्रेस को मिली हैं मात्र 90 सीटें। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि 240 और 90 के मनोज जी कैसे मना रहे हैं आप लोग किसानों को, कैसे समझा रहे हैं आप लोग किसानों को? आप खुद मान रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं कि व्यापारी वर्ग भी उससे परेशान है, जो शंभू बॉर्डर में वहां पर किसान लोग हैं, तो कैसे आप किसानों को भी समझा रहे हैं, कैसे व्यापारी को भी समझा रहे हैं? ऐसा है जी, मैं अपने आप बिल्कुल फील्ड के अंदर जाकर जब हम देखते हैं कि देखिए व्यापार के ऊपर नुकसान हुआ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। शंभू बॉर्डर का नुकसान व्यापारिक वर्ग को अंबाला शहर के अंदर बिल्कुल हुआ है, मैं इस बात के अंदर बिल्कुल सहमत हूं। और मैं अपनी सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि शंभू बॉर्डर को खुलवाया जाए, और इसी करके मैं किसान नेताओं से भी टच में रहता हूं और उनसे एक रिक्वेस्ट किया, क्यों ना हम एक ज्वाइंट मेल या ज्वाइंट लेटर लिख के सरकार से अनुरोध करें कि एक तरफ का रास्ता खोल के कम से कम आवाजाही। मनोज जी आप ऐसे बात करें जैसे विपक्ष के नेता, मैं कह रहा हूं कि अभी चुनाव आने वाला है, कुछ ही दिनों बाद वोटिंग रिजल्ट आ जाएगा, कैसे बीजेपी पार्टी कैसे किसानों को समझा रही है, क्योंकि किसान भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखिए
साहू जी, मैं आपको छोटे बड़ी सरकार है। आज ये किसान हितैषी बन रहे हैं। ये वो दिन भूल गए जब गृह मंत्री अंबाला से थे, जब किसानों के ऊपर वाटर कैनल दागे गए, प्लास्टिक की गोलियां दागी गई, लाठियां भांजी गई, वो भी इन्हीं की सरकार ने भांजी। आज ये किसान हितैषी बन रहे हैं। आज इनके बीजेपी पार्टी के आका 2,000 रुपए कह रहे हैं आपकी जानकारी दुरुस्त करता हूँ। ये कौन सा मैं आपकी सांप बनी हुई है पार्टी? राणा जी, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि जब 9 फरवरी को शंभू बॉर्डर के ऊपर पहला दिन बंद करने का ऐलान किया और किस तरह का था, अगर आपके घर के अंदर 20 से 50 आदमी एकदम एंट्री करने लगे तो आपको भी अपने घर के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। मैं एक बात मानता हूँ, क्या किसानों को लोकतंत्र में आजादी नहीं है अपनी बात? नहीं, लेकिन सोनू जी, किसानों की बात आप लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी भी जनसभा में किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह तो चुनौती दे रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस शासित राज्य वहां पर एमएसपी लागू कर दीजिए, कुछ भरोसा तो हो। आप लोग जहां पर चुनाव है वहां कह रहे हैं एमएसपी लागू कर देंगे, लेकिन जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर आप लोग ने अभी तक लागू क्यों नहीं किया इसको? सोनू जी, मैं एक बात बताता हूँ, एमएसपी लागू होगी, हरियाणा के अंदर बिल्कुल लागू होगी। जो फसलें हरियाणा के अंदर पैदा हो रही हैं उनके ऊपर एमएसपी होगी। जब हमारे लीडरों ने एक वादा कर दिया, वो वादा पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। भारत सरकार 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रही है। अगर 3 या 4 फसलें ऐसी हैं जो उनसी नहीं हो, ये तो आपका जहां राज्य वहां पे करिए। आपने पहले आपने योजनाएं बनाई, हिमाचल के अंदर योजनाएं बनाकर दी और हिमाचल का हाल देख लीजिए क्या है। अगर हरियाणा की जनता जनार्दन को विश्वास है बीजेपी पार्टी पर, तो लोकसभा में 5 सीट क्यों हारे? लोकसभा में एक नारा दे रही थी पीजी 10 की 10 सीट हमारी जाएंगी। फिर एक नारा उठा के माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे यूथ आइकॉन है कि वो भी शायद हार जाएंगे, लेकिन रिजल्ट चौंकाने वाले आए। बीजेपी पार्टी लोकसभा में हुई हाफ और विधानसभा में पूर्ण रूप से होगी साफ। आज पहलवानों की, जवानों की बात कर रही है, आज किसानों की बात कर रही है। कांग्रेस सरकार ने इतनी मेहनत कर दी होगी, उसमें सेंटर में सरकार बना ली हो, जो तब ये आप बात कहते अच्छे लगते हैं कि आप सिर्फ लोकसभा की 90 सीटें लेकर जवाब विधानसभा चुनाव में लेगी हरियाणा की जनता। जो हरियाणा की बच्चियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, उसका जवाब लेगी हरियाणा की जनता। ठीक है मनोज जी, राणा जी, पहलवानों को लेकर भी ये मुद्दा गरमाया हुआ हरियाणा में। ठीक है सोनू, ठीक है मनोज जी, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसान, पहलवान, जवान की। हमने जवान की बात की, कुछ किसान की बात की, कुछ पहलवानों की बात कर लें। पहलवानों का मुद्दा हरियाणा में काफी छाया हुआ है। जिस तरह से विनेश फोगाट ने अब कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए, वो चुनाव भी लड़ रही है, और दूसरी तरफ बबीता फोगाट का टिकट आपने काट दिया है। तो पहलवानों का जो एक गुस्सा है यहाँ पर, कैसे उसको आप शांत करेंगे? खाप पंचायत में हमने देखा जिस तरह से विनेश फोगाट का सम्मान किया गया, काफी बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे थे उनके सम्मान में। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, कैसे आप इसको टैकल कर रहे हैं? दूसरी तरफ बबीता फोगाट का आप टिकट काट देते हैं। ऐसा है, देखिए पहलवान हमारे जब जवान सेना पर, किसान खेत में और पहलवान रण के अंदर जीतते हैं तभी अच्छे लगते हैं। और अगर आप ओवरऑल हालात देखो तो क्या हालात हैं, अगर आप देखो हमारे अगर जवानों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत आई तो हरियाणा सरकार पहले सामने खड़ी थी। और आप बात कर रहे हैं वो एक कांग्रेस की बड़ी बनाई चाल जो सबने देखी। अगर फोगाट जी को टिकट दिया है तो ये उनकी एक कंप्रोमाइज था कि आप भाजपा के सरकार के खिलाफ कुछ लिखो, कुछ बोलो और हम आपको टिकट का वादा करेंगे। चलो मैं मानता हूँ साहू साहब, मैं इनकी ये बात सोनू राणा जी, सोनू जी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आप लोग की चाल थी? सोनू जी, आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये बात मैं मानता हूं, तो क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आप लोग की चाल थी जो पिछले 1 साल से थी? सोनू जी, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि ठीक है मैं मनोज जी की बात मानता हूं, तो क्या आप ये मानते हैं कि पिछले 1 साल से चाल थी आप लोग को, इसमें आप लोग ने खिलाड़ियों का सहारा लिया? जब मैं बात बोलता हूं कि जब हरियाणा की बच्चियां विदेशों में तिरंगा लहरा रही हैं, जीत लहरा रही हैं और गोल्ड जीत के ला रही हैं, बीजेपी के किसी भी नेता ने उनकी तारीफ की? नहीं, पहले मुझे बताइए, जैसे मनोज जी ने कहा कि आप लोग की ये चाल थी, आपने कहा मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, पहले इसको क्लियर कर दीजिए, आप क्या एक्सेप्ट कर रहे थे? आप सोनू जी क्या एक्सेप्ट कर रहे थे आप? क्योंकि जैसे मनोज जी ने कहा कि ये कांग्रेस की चाल थी, टिकट देने का वादा किया गया था, इसलिए इस तरह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ विनेश जी लिख रही थी, बोल रही थी, लेकिन क्या ये चाल थी कांग्रेस की? आपने कहा हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको पहले क्लियर कीजिए आप, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। जब एक टिकट, अगर आपके टिकट जब जाहिर हो चुके हैं सारे, उसके अंदर अगर देखिए खिलाड़ियों को लेके आने का, सबसे पहले खिलाड़ी और एक्टर को लेके आने का ये तरीका कांग्रेस सरकार के अंदर अपनाया गया था। ठीक है मनोज जी, जवाब ले लेते। सोनू जी जवाब दे दीजिए, आप क्या एक्सेप्ट कर रहे थे उस वक्त? मनोज जी की बात को आपने एक्सेप्ट की थी। एक बात मैं बताता हूं आपको, हरियाणा की माएं
उनको नमन है हमारा कि वो शेर और शेरनियां पैदा राणा जी करते हैं। सिर्फ वो आप बात इसी पूछी धरती जाती है कि यार कम क्या से ये कम बच्चियों के ऊपर बाहर जी को राजनीति टिकट खेलना मिला बंद प्री करें प्लान था, बीजेपी आप उस बात का जवाब दीजिए पहले तो। बीजेपी पार्टी क्या ये बच्चियों के ऊपर कांग्रेस का प्री राजनीति प्लान करना था? बंद करे। और रही बात टिकटों की, आप टिकट की बात कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कालका के अंदर आपने जो बीजेपी पार्टी ने थोपा है एक कैंडिडेट, सारे बीजेपी के जो वर्कर और नेता हैं वो झंडे उठाते रह गए। कांग्रेस से आप ले गए कैंडिडेट उठा के, और ये नारायणगढ़ के ऊपर जो आपने पवन सैनी जी को थोपा है, कांग्रेस लेकिन सोनू जी आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे। उस वक्त आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन आपको लगा शायद आप घिर रहे हैं इसलिए आप पीछे हट गए। सोनू जी इसको आप स्पष्ट करेंगे थोड़ा? सोनू जी इसको आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे? आपको टिकट मिल गया, ठीक, बेटी को जाने देना दो। अरे आपके क्या ये कांग्रेस की नहीं घुस पा रहे। मनोज गोयल जी आपके ठीक है मनोज जी थोड़ा रुक जाइए, इसको स्पष्ट कर लेते हैं। मनोज जी थोड़ा सा आप रुक जाइए, स्पष्ट कर, आप ही के बात का सवाल पूछ लेता हूं मैं। सोनू जी इसको आपने स्पष्ट नहीं किया। एक जो मनोज जी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि जो पहलवानों की तरफ से यहाँ पर एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस की प्री प्लानिंग थी पिछले 1 सालों से। इस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सोनू जी आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद जब मैंने आपसे दोबारा सवाल किया तो आप बचते हुए निकल रहे हैं। आप जरा इसको बताइए। मनोज जी कह रहे हैं कि ये आपकी प्री प्लानिंग थी, आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर आप पीछे हो गए। आप मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इन्होंने शक्ति राणा जी की बात की भाजपा से, लेकिन आप एक बात मानिए, राणा जी सुनने का भी सिस्टम रखिए। ये बेबुनियाद बातें हम कैमरे पे क्यों करें जिनका कोई तात्पर्य नहीं है। आपने खुद एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आपने खुद एक्सेप्ट किया, आप कह रहे थे कि मैं एक्सेप्ट करता हूं। चलिए इनकी बात है। शहर की टिकट एक निर्मल सिंह को और उनकी बेटी को नहीं मिली तो वो आजाद, कांग्रेस पार्टी की टिकट निर्मल सिंह को मिल गई तो वो लड़ रहे हैं, उनकी बेटी आजाद। ये कैसी पॉलिसी है? उसको निष्कासित कांग्रेस के घर में अपने आप ही फूट है, दूसरों को तो कैसे कह सकते हो आप? उनको निष्कासित 6 साल के लिए पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अगर कोई पार्टी के विरुद्ध जाता है तो ठीक है, चलिए मेरे पास समय भी कम है, बेरोजगारी पर थोड़ा बात कर लेते। ठीक है, देखिए 3 मुद्दे तो हैं बहुत। मनोज जी 3 मुद्दे तो बहुत है ही है, लेकिन राहुल गांधी बेरोजगारी को लेकर भी आप लोग को घेर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर आप कैसे जवाब देने विपक्ष को? संक्षेप में देखिए साहू जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बेरोजगारी हमारे अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी के अंदर देखिए सरकार जितनी, क्योंकि कंप्यूटराइज समय आता चला जा रहा है, तो ये सारा कोई प्री प्लान नहीं था कि कंप्यूटराइज समय के अंदर कि वहां के अगर भारतवासी होंगे, जो आम जनमानस होगा, उनको काम का क्या सिस्टम रहेगा उनका। कंप्यूटराइज जमाने हम आगे तो बढ़ गए, लेकिन बेरोजगारी की समस्या, आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूं। चलिए मुझे लगता है कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़ी बात है, लेकिन अब चुनाव में ये मुद्दा तो है ही, और कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी को हम दूर करेंगे। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो गया। मनोज गोयल जी, सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में बस कुछ ही दिन के बाद मतदान का समय खत्म हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, और देखना होगा इस रिजल्ट में जो 3 मुद्दे हैं, खासकर किसान, पहलवान, जवान, इसका कितना असर होगा और किस पार्टी को इससे फायदा होगा और किसकी सरकार बनेगी, बस कुछ ही दिनों बाद ये सामने आ जाएगा। लेकिन ये मुद्दे गंभीर हैं, विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहा है। हालांकि जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से भी दिया जा रहा है, लेकिन देखना होगा ये सवाल जवाब में कौन आगे बढ़ेगा और कौन सरकार बनाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।